माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, लेट्स माइक के कार्यक्रम पार्टी पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ल। आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के एक न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए फांसी की सजा की। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी ने बांग्लादेश से स्वनिर्वासन प्राप्त प्रधानमंत्री शेख हसीना जो इस भारत में शरण ली हुई हैं, उन्हें विभिन्न अपराधों में के लिए फांसी की सजा सुनाई है। ये आरोप उनके खिलाफ 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से निपटने के लिए की गई सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की गई कार्रवाई के आरोप में ये सजा उन्हें सुनाई गई है, जिनमें बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं के मारे जाने, विरोधी दलों के नेताओं के उत्पीड़न और अन्य कई आरोप लगाए गए हैं। न्यायाधिकरण ने शेख हसीना की अनुपस्थिति में बिना उन्हें किसी बचाव का मौका दिए शेख हसीना को और उनके गृह मंत्री असद जुमा कमाल को फांसी की सजा सुनाई है। अब यह सवाल पैदा यह होता है कि शेख हसीना जो भारत में शरण ली हुई हैं, भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दिया हुआ है, उसका असर क्या पड़ेगा? और यह भी विचार का विमर्श होना चाहिए कि ये जो कार्रवाई न्यायाधिकरण की जो कार्रवाई है, वह कितना तर्कसंगत है और कितना न्यायिक है। न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर के किसी प्रधानमंत्री को अपदस्थ प्रधानमंत्री को फांसी की सजा देने का प्रयास तो नहीं है। निश्चित रूप से शेख हसीना को तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करने के आरोपों से बरी नहीं किया जा सकता। उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने चुनाव में तमाम तरह की धांधलियां की और उसके बूते उसी के आधार पर वो लगातार सत्ता में आती रही हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की एक लोकप्रिय नेता रही हैं। सैनिक शासन से संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके पिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को देश की आज़ादी में उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बाद के दिनों में शेख हसीना को लेकर के उस देश के युवाओं में खासतौर से एक नाराजगी का भाव पैदा हुआ और खासतौर से जो हाल का अभी चुनाव हुआ, उस चुनाव में विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और उस चुनाव को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगे शेख हसीना के ऊपर। शेख हसीना ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और वो सत्ता में बनी रही। कालांतर में वहां का युवा वर्ग आंदोलन पर उतर आया और जबरदस्त प्रदर्शन हुआ ढाका में। वह इस तरह का प्रदर्शन हुआ कि शेख हसीना को अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ा और कहा यह जाता है कि शुरुआती समय में उन्होंने ब्रिटेन और अन्य देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन किसी अन्य देश ने उनको वह सहयोग नहीं प्रदान किया। तब जाकर के उन्होंने भारत में शरण ली और भारत ने उन्हें शरण दिया। आज वह भारत में प्रवास कर रही हैं। उनकी बेटी इंग्लैंड में रहती हैं और उनके पुत्र यूएस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और यूएस में रह करके भी वो अवामी लीग के बारे में समय समय पर वक्तव्य जारी करते रहते हैं। ये जो न्यायाधिकरण का निर्णय हुआ, क्या यह न्यायाधिकरण का निर्णय न्याय संगत है? क्या इसके बिना पर क्या इस न्यायाधिकरण के द्वारा दी गई सजा उतनी ही न्यायिक है, उतना ही तर्कसंगत है, सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, या इसको लेकर के लोगों के मन में संदेह है? मैंने अंतर्राष्ट्रीय जगत के किसी भी जानकार, किसी भी ख्यातलब्ध, किसी भी विधिवेत्ता के द्वारा इस निर्णय की तारीफ नहीं सुनी। उसके पक्ष में मैंने कोई बयान नहीं पढ़ा नहीं। और स्वाभाविक सा सवाल है कि अगर आप किसी को फांसी की सजा दे रहे हैं, तो उसे बचाव का मौका दिए बगैर एक तरफा फैसला कैसे स्वीकार्य हो सकता है? ठीक है, आरोप लगे। क्या जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई है, वह सामूहिक निर्णय का परिणाम है या प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम? ये तमाम सवाल है
और अगर आप आरोपी को बचाव का मौका नहीं देते हैं, आरोपी के गैर मौजूदगी में उसे आप फांसी की सज़ा सुना देते हैं, तो वो कितना न्यायिक है? इस पे बहस है। और मेरी अपनी समझ कहती है कि यह न्यायाधिकरण का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल बांग्लादेश के इस निर्णय को, जो शेख हसीना के खिलाफ आया है, इसको अगर आप न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर इसका मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। इसलिए इसको स्वीकार करना आम बांग्लादेशी को के लिए भी कठिन होगा। निश्चित रूप से सरकार के समर्थक या जमात के समर्थक जो इस समय बांग्लादेश की सरकार में हावी हैं, प्रमुखता से और प्रभुत्व के साथ वहाँ काम कर रहे हैं, वो उनके समर्थक हैं। इसीलिए इस निर्णय के आने के बाद बांग्लादेश में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। इस निर्णय से वो सहमत नहीं है। वह इस निर्णय का विरोध करने वाले लोग सभी के सभी अवामी लीग के लोग हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अवामी लीग के समर्थक हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो इस न्यायिक प्रक्रिया से सहमत नहीं है। इस न्यायिक प्रक्रिया से या इस निर्णय से असहमत होने के बावजूद भी हम और आप या कोई भी व्यक्ति शेख हसीना की कार्यशैली का समर्थक नहीं हो सकता, जो बाद के दिनों में उन्होंने अपनाए थे। उनके ऊपर तरह-तरह के आरोप लगे। देश को आगे बढ़ाने का भी उनको श्रेय दिया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं, मूल्यों, संस्थाओं को कमज़ोर करने के भी आरोप उनके ऊपर लगे। एक अधिनायकवादी सरकार चलाने का आरोप उनके ऊपर लगा और वह इन आरोपों से मुक्त होती हुई कभी दिखाई नहीं पड़ी। अभी पिछले दिनों एक कल संभवतः वहाँ के निर्वाचन आयुक्त को गिरफ्तार किया गया। लोगों ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनके खिलाफ प्रदर्शन किए। उनके ऊपर अंडे फेंके। अभी पिछले दिनों बांग्लादेश के निर्वाचन आयुक्त को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी पर लोगों ने प्रदर्शन किए, उनके खिलाफ नारे लगाए, उनके खिलाफ अंडे फेंके। यह एक लोगों के मन में नाराजगी का प्रतीक है और वह दिखाई पड़ा। तो न्यायाधिकरण का निर्णय निश्चित रूप से बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने वाला होगा। अब सवाल यह है कि इस निर्णय से क्या भारत के ऊपर कोई दबाव बनेगा? क्या भारत में शरण ली हुई शेख हसीना को भारत का प्रत्यार्पण कर देगा? बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश सरकार के द्वारा उनके प्रत्यार्पण की मांग को स्वीकार कर लेगा? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। भारत जो इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहा है, भारत जो एक न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता पर बल देता रहा है, उस आधार पर वह इस शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और जो भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण संधि है, उसमें भी साफ-साफ उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको जान का खतरा होगा बांग्लादेश में, उसके प्रत्यार्पण के लिए कोई भारत बाध्य नहीं होगा। वह अगर किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे सजा दी गई है, जो व्यक्ति भारत में शरण लिए हुए है और बांग्लादेश का नागरिक है, न्याय प्रक्रिया अगर साफ-सुथरी नहीं है, पारदर्शी नहीं है, पूरी तरह से सुसंगत तरीके से संचालित नहीं नहीं की गई है, इस पे भी आपत्ति खड़ा करके बांग्लादेश संबंधित व्यक्ति को के प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। ये दोनों ही प्राविधान भारत के पक्ष में जाते हैं और भारत को अपने निर्णय को बहाल रखने या शेख हसीना के प्रत्यार्पण को रोके रहने के लिए उनको ताकत प्रदान करते हैं। कूटनीतिक स्तर पे भी भारत अगर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपता है, तो उसके विश्वास पे, उसके विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा और कूटनीतिक रूप से भारत की छवि बहुत अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, अगर आप न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता को चाहते हैं, तो एक ऐसी सरकार जो चुनी हुई नहीं है, जो सरकार जो कार्यकारी सरकार है, वह एक चुनी हुई सरकार उस देश में लाने के लिए तत्पर नहीं दिखाई देती। आप याद कीजिए कि बांग्लादेश आप याद कीजिए कि बांग्लादेश में जो कार्रवाई हुई, जिस तरह की क्रांति आई, जिस तरह के प्रदर्शन हुए, सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका, उसके बाद नेपाल में इस तरह के प्रदर्शन सामने आए। बांग्लादेश की घटना के बाद नेपाल की सरकार का तख्तापलट हो गया, लेकिन वहाँ की कार्यकारी सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी। ये कोशिश की जा रही है कि संविधान के अनुसार सरकार बने और चुने हुए लोगों की सरकार चले। चुनी हुई सरकार के अधीन पूरा का पूरा नेपाल हो।
बांग्लादेश में इस तरह की पहल होती हुई नहीं दिख रही है। तो एक बिना चुनी हुई सरकार, जो कट्टरपंथियों के नियंत्रण में है, जो चुनी हुई सरकार लाने के लिए प्रयास नहीं कर रही है, वह एक न्यायाधिकरण के माध्यम से अगर वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को जो भारत में शरण लिए हुए हैं, उनके अगर प्रत्यर्पण की बात करती है, तो भारत के लिए बाध्यकारी होगा। मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता, मैं इसे तर्कसंगत नहीं मानता। अब प्रश्न है कि फिर आगे क्या होगा? मेरा अपना मानना यह है कि अवामी लीग के लोग इस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। वो जनता के बीच में जाएँगे। इस मुद्दे को लेकर के वह जन समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे। वो लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो यूनुस साहब की सरकार ने ट्रिब्यूनल के माध्यम से शेख हसीना के खिलाफ इस तरह के जो आदेश आए हैं, वह एक बदले की कार्रवाई है। वो एक न्यायसंगत कार्रवाई नहीं है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है। वो ये बताने का प्रयास करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उसको फांसी की सजा दी जा रही है, तो उसे उसके बचाव का मौका मिलना चाहिए, जो ट्रिब्यूनल की इस कार्रवाई में नहीं मिली। ये कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल की तरफ से एक अधिवक्ता को तैनात किया गया था शेख हसीना का पक्ष रखने के लिए, चाहे उनके बचाव के लिए। लेकिन उन अधिवक्ता की कार्रवाई से वहाँ के लोग या अवामी लीग के नेता कितने संतुष्ट होंगे, या ये भी एक प्रश्न है। अगर अगर आप अवामी लीग के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं, अगर बांग्लादेश की सरकार अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देती है, तो जो बांग्लादेश की जनता है, उसको कैसे स्वीकार करेगी? अवामी लीग एक ऐसी पार्टी है जिसने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। शीर्षस्थ उस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का बलिदान हुआ है। उस समय के उस आंदोलन के दौरान तरह-तरह के की सजाएँ उन्होंने भुगती हैं। अवामी लीग जब बांग्लादेश के बनने के बाद जब सैनिक शासन के अधीन हुआ, उस सैनिक शासन के खिलाफ भी मजबूती से लड़ाई लड़ी। इसी शेख हसीना के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और अब जब चुनाव हुआ तो चुन कर के आई। उस पार्टी के राजनीतिक गतिविधियों पर अगर मोहम्मद यूनुस साहब की कार्यकारी जो कार्यवाहक सरकार हो प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगी, तो ये अच्छा संदेश तो नहीं जाता। और इसके आधार पर भी भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण की कार्रवाई को रोक सकता है। भारत कोई छोटा देश नहीं है। उसको उसके ऊपर इस तरह के दबावों से आप प्रत्यर्पण की कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, भारत के ऊपर दबाव बनता, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो ये ट्रिब्यूनल का आदेश है, उसकी सराहना की जाती, उसकी स्वीकृति होती। लोग उसे एक पारदर्शी तरीके से संचालित की गई एक नई प्रक्रिया मानते। वो एक ऐसी प्रक्रिया मानते जिसमें कानून का पालन किया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया का आदर किया गया। जिसके आधार पर न्यायिक आदेशों का सम्मान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर ट्रिब्यूनल के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया गया। कोई किसी को भी मैंने कहीं भी किसी भी सरकार की ओर से विधिवेत्ताओं की तरफ से मैंने इस निर्णय के पक्ष में बयान नहीं सुने हैं। आप याद कीजिए इसी तरह की आलोचना शेख हसीना की हुई थी। ये जो ट्रिब्यूनल आज बांग्लादेश में जो है, जिस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी है, इसकी स्थापना शेख हसीना ने की सरकार ने किया था। इसका उद्देश्य ये बताया गया था कि 1971 में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनमें कुछ लोगों की भूमिका देश विरोधी थी। उनके खिलाफ जो आरोप हैं, उनकी सुनवाई और उनको सज़ा देने के लिए ये ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। और इस ट्रिब्यूनल के न्यायिक आदेश के माध्यम से ही कथित न्यायिक आदेश आप कहिए, तमाम जमात के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, फांसी की सजा तक की सजा हुई। उसको लेकर के शेख हसीना सरकार की बड़ी तीखी आलोचना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उनकी आलोचना हुई थी। अगर शेख हसीना के द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेश पर किए गए जमात के नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई अगर आलोचना का विषय हो सकती है, तो शेख हसीना के खिलाफ जो आज की सरकार कार्रवाई कर रही है, वो कैसे तर्कसंगत हो सकता है? ट्रिब्यूनल की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी कभी नहीं रही। ट्रिब्यूनल की पूरी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया के पालन के लिए जो शर्तें होती हैं, उनका पालन करते हुए कभी नहीं दिखाई पड़ी। ये माना जाता रहा कि ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया एक बदले की कार्रवाई है। अपने से असहमत लोगों के खिलाफ
कार्रवाई किए जाने का एक माध्यम बन के रह गई है। तो निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल का ये आदेश शेख हसीना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अवामी लीग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस आदेश से अवामी लीग की राजनीति प्रभावित हो जाएगी, उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि इस आदेश के कारण भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर देगा बांग्लादेश को, मुझे इसकी दूर-दूर तक संभावना नज़र नहीं आती। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.